हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन जुवेनाइल जस्टिस। लॉज जो कि जुवेनाइल प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम आज की स्थिति को भी ध्यान में रखें तो अभी भी हमारे पास सही लॉज नहीं है जो कि डील कर सकते हैं उन क्राइम्स के साथ में जो कि जुवेनाइल्स कमिट करते हैं। जैसे जैसे जुरिस्प्रूडेंस का इवॉल्वमेंट होता जा रहा है, जो लीगल सिस्टम है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी आखिर होता क्या है और कौन से लॉज हैं जो इसे गवर्न करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस लॉ का वो सेंसिटिव एरिया है जो कि डील करता है बच्चों के राइट्स और प्रोटेक्शंस के साथ में। इसी वजह से काफ़ी सारे लेजिस्लेशंस किए गए हैं हर एक लेवल पर। नेशनल लेवल पर भी हमारे पास लॉज हैं जुवेनाइल जस्टिस के लिए, और इंटरनेशनल लॉज भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि डील करते हैं जुवेनाइल जस्टिस के साथ में। जुवेनाइल जस्टिस ना सिर्फ डील करता है बच्चों की प्रोटेक्शन, राइट्स और लिबर्टी के साथ में, पर इसके साथ ही साथ वो डील करता है जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं जुवेनाइल के। मीनिंग ऑफ जुवेनाइल। जो शब्द जुवेनाइल है उसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अभी मेजर एज को अटेंड नहीं किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक यंग पर्सन या फिर कोई बच्चा जिसने अभी उस एज को अटेंड नहीं किया है कि वो अडल्ट कहला सके, ऐसे यंग पर्सन को या फिर बच्चे को हम जुवेनाइल कह सकते हैं। इसीलिए लॉ के अनुसार जो क्राइटेरिया है जो कि बताता है कि कोई व्यक्ति जुवेनाइल है या नहीं, वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। जैसा कि देखा गया है बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें जो जनरल एज रहती है मेजॉरिटी की वो 18 ईयर्स होती है, पर जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान और ताइवान, वहाँ पर जो मेजॉरिटी की एज है वो है 20 ईयर्स। अलग अलग कंट्रीज़ में जो एज होती है मेजॉरिटी की वो अलग अलग होती है, इसलिए जो डेफिनेशन है जुवेनाइल की वो भी वेरी करती है। जो यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस के, जिसे बीजिंग रूल्स भी कहा जाता है, वो डिफ़ाइन करते हैं जुवेनाइल को। जुवेनाइल एक चाइल्ड होता है या फिर यंग पर्सन होता है जो कि किसी रिस्पेक्टिव लीगल सिस्टम के अंतर्गत जिससे डील किया जा सकता है किसी ऑफेंस के लिए उस तरह से जो कि डिफरेंट होगा जिस तरह से डील किया जाता है एक अडल्ट से। जुवेनाइल जस्टिस फॉल करता है क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में। ये डील करता है उन ऑफेंसेस के साथ में जो कि जुवेनाइल्स के द्वारा कमिट किए जाते हैं। साथ ही साथ ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को प्रोवाइड करता है, लिबर्टी के बारे में बताता है, रिहैबिलिटेशन के बारे में बताता है और इसके साथ ही पीनल इम्प्लिकेशंस के बारे में भी बताता है। जो आर्टिकल 5 है बीजिंग रूल्स का, वो बताता है कि जुवेनाइल जस्टिस के एम्स क्या हैं। जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है उसका एम्फेसिस होगा वेलबींग ऑफ जुवेनाइल पर। जब भी कोई रिएक्शन लाया जाता है जुवेनाइल के अगेंस्ट, तब इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि परिस्थितियाँ क्या थी जब जो जुवेनाइल है उसने ऑफेंस को कमिट किया था और जो ऑफेंस है वो किन सर्कमस्टेंसेस में कमिट किया गया था। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के इवोल्यूशन के पहले जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे उन्होंने ट्राई किया था कि जो यूथ्स हैं जो कि ऑफेंसेस को कमिट करते हैं उन्हें पनिश किया जाए। 18th सेंचुरी तक जो बच्चे हैं उन्हें अडल्ट्स की तरह ही कंसिडर किया जाता था और उन्हें ट्रीट भी उसी तरह से किया जाता था। पर ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल सिस्टम के इवोल्यूशन के साथ साथ एक लाइन ड्रॉ की गई जिसमें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है उन ऑफेंसेस में जो कि कमिट किए जाते हैं अडल्ट्स के द्वारा और उनमें जो कि कमिट किए जाते हैं जुवेनाइल्स के द्वारा। जो पहला जुवेनाइल कोर्ट था उसे इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1899 में। जो अर्ली जुवेनाइल इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें ऑपरेट किया जाता था और उन्हें अडॉप्ट किया जाता था डॉक्ट्राइन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिए के अंतर्गत, जिसका अर्थ ये है कि जो स्टेट है वो एक्ट कर सकती है एज ए पेरेंट ऑफ द नेशन। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का अर्थ होता है ऑफेंसेस का कमिट किया जाना जुवेनाइल्स के द्वारा। लॉ में डेवलपमेंट और परिवर्तन के आने के साथ साथ जिस तरह से जुवेनाइल्स को ट्रीट किया जाता है उसमें भी परिवर्तन आया और जुवेनाइल्स और अडल्ट्स में अंतर किया जाने लगा। जेम्स और डॉन के द्वारा बताया गया है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होता है। ऐसे एक्शंस जो कि लॉ को वायलेट करते हैं
और ये एक्शंस ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जिसकी जो लीगल एज है वो मेजॉरिटी से कम है। अडल्ट्स और जुवेनाइल्स में अंतर करने की वजह ये है कि यहाँ पर MACR जो कि है मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो डॉक्ट्रिन है ऑफ डॉली इन कैपेक्स उसे अप्लाई किया जाता है। जो आर्टिकल 4 है बीजिंग रूल्स का वो डील करता है MACR के साथ में। ऐसे लीगल सिस्टम्स जो कि रिकग्नाइज करते हैं जो कॉन्सेप्ट है एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जुवेनाइल्स का, तो यहाँ पर जो शुरुआती एज होगी उसे काफ़ी कम नहीं रखा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इमोशनल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी को ध्यान में रखा जाएगा। जो एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्री टू कंट्री डिफ़र करती है। बीजिंग रूल्स के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर पर्याप्त मेजर्स लिए जाने चाहिए इसे रीज़नेबल बनाने के लिए। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो है मेंस्ट्रिया। इसका मतलब होता है क्रिमिनल इंटेंशन। ये मेन रीज़न है जिस वजह से जो जुवेनाइल है और जो अडल्ट है उन्हें अलग अलग जुडिशियल प्रोसीजर से ट्रीट किया जाता है। कि जो क्रिमिनल इंटेंशन एक अडल्ट के दिमाग में होती है वो एक जुवेनाइल के मन में नहीं आ सकती है। अडल्ट जब कोई क्राइम करते हैं तो उसके पीछे एक बुरी इंटेंशन होती है, और जहाँ तक ये देखा गया है कि जुवेनाइल्स जब क्राइम करते हैं तो उसमें अक्सर जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो मिसिंग होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ डॉली इन कैपेक्स इसी बात को बताता है कि बच्चा इनकेपेबल होता है क्रिमिनल इंटेंशन रखने के लिए। इंग्लिश लॉ में इस डॉक्ट्रिन को डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करती हैं, और उन स्टेट्स में जो जुवेनाइल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर एज से नीचे की एज के होते हैं उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है लाइबिलिटी फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस से। पर यहाँ पर जो एज होती है वो जुरिस्डिक्शन टू जुरिस्डिक्शन वेरी कर सकती है। जो एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कनाडा और नीदरलैंड्स में 12 ईयर्स है। वहीं जो एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो UAE और इंडिया में 7 ईयर्स है। एक पर्टिकुलर एज मेंटेन की जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ ये देखा जाता है कि यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन थी या नहीं थी क्राइम को करने के लिए। T वर्सेस DPP 1997 के केस में एक 11 साल के बच्चे ने शॉप से सैंडविचेस चुराए थे। पकड़े जाने पर टी के द्वारा जो सैंडविचेस थे उन्हें टॉस कर दिया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो बच्चे ने यही बताया कि पैसे ना होने की वजह से उसने सैंडविचेस चुराए थे। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बताया गया कि एडमिट करना और सीन से भाग जाना एक सफिशिएंट कॉज है रिबेटल के लिए। इंटरनेशनल पोजीशन 19th सेंचुरी तक जो कॉन्सेप्ट है जुवेनाइल जस्टिस का उसे काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। आज जो कॉन्सेप्ट है जुवेनाइल जस्टिस का वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन हुए हैं और जिस पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं। जो इंटरनेशनल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो फोकस करता है उन ऑफेंसेस पर जो कि कमिट किए जाते हैं जुवेनाइल्स के द्वारा, और साथ ही साथ इसके द्वारा मेजर्स बताए जाते हैं जिससे जो जुवेनाइल्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट्स के कंसर्न के इंक्रीज़ के साथ ही साथ काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ऐसा लीगल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जिससे जो इंटरेस्ट है जुवेनाइल्स का उसे सेफगार्ड किया जा सके। रोपर वर्सेस सिमंस 543 US 551। इस केस में क्रिस्टोफर सिमंस जिसकी उम्र थी 17 वर्ष, उसने एक महिला के घर में चोरी की और उसका मर्डर कर दिया। क्रिस्टोफर और उसके 2 फ्रेंड्स के द्वारा इस क्राइम को प्लान किया गया था, पर मर्डर से एक शाम पहले एक कंपेनियन ने ऐसा करने से मना कर दिया था। सिमन और उसका फ्रेंड महिला के घर गए, उसके हाथ बांधे और उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया। इस केस में जूरी के द्वारा सिमन को गिल्टी फाइंड किया गया और उसे डेथ पेनल्टी दी गई, पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इस कार्य को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। और यहाँ पर स्टैनफोर्ड वर्सेस केंटकी के डिसीजन को ओवररूल किया गया। स्टैनफोर्ड वर्सेस केंटकी के डिसीजन में बताया गया था कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 16 वर्ष से ज़्यादा है उसे कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है।
इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स डीलिंग विद इंटरनेशनल जुवेनाइल सिस्टम। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। इसमें बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है, और साथ ही साथ ऐसी महिला जो कि प्रेग्नेंट है उसे भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। द यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस 1985। इसे बीजिंग रूल्स भी बुलाया जाता है। इसे अडॉप्ट किया गया था 29 नवंबर 1985 के दिन। इसे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए अडॉप्ट किया गया था। द यूनाइटेड नेशंस रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी 1990। इसे हवाना रूल्स भी बुलाया जाता है। इसमें बताए गए हैं स्टैंडर्ड्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC 1989। इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनकी राइट्स को इंश्योर करके उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। द यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी 1990। इसे रियाद गाइडलाइंस भी बुलाया जाता है। ये प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के बारे में बात करता है। द यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर एक्शन ऑन चिल्ड्रन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 1997। इसे अडॉप्ट किया गया था बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, और इसे एड्रेस किया गया था ना सिर्फ स्टेट के द्वारा पर NGOs और मीडिया के द्वारा भी इसे एड्रेस किया गया था। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि एक फ़ाइन लाइन है उन ऑफेंसेस के बीच जो कि अडल्ट्स के द्वारा कमिट किए जाते हैं और ऐसे ऑफेंस जो कि जुवेनाइल्स के द्वारा कमिट किए जाते हैं। इन दोनों ही ऑफेंसेस में जो डिफरेंस है उसे एक्सेप्ट किया गया है और रिकग्नाइज़ किया गया है। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के द्वारा सेपरेट लॉज बताए गए हैं उन ऑफेंसेस के लिए जो कि कमिट किए जाते हैं जुवेनाइल्स के द्वारा, और साथ ही साथ ये ज़रूरी भी है स्टेट के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो जुवेनाइल जस्टिस है वो कवर करता है जुवेनाइल की ज़िंदगी के सारे स्फीयर्स को, और ये पर्टिकुलर सेट ऑफ रेगुलेशंस तक सीमित नहीं है।